की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे फर्स्ट में देखिएगा, हु कंपोज्ड तबाकत ए नशरी इन दिल्ली सल्तनत पीरियड। दिल्ली सल्तनत काल में तबाकत ए नशरी की रचना जो है वो किसने की थी? पहला ऑप्शन है हसन निजामी, उसके बाद है आमिर खुसरो, मिनाज उस सिराज और जियाउद्दीन बर्नी। दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है। दिल्ली सल्तनत का शुरुआत होता है गुलाम वंश से और उसके बाद कई सारे वंश आने के बाद हम लोग मुगलों के आगमन तक जो है दिल्ली सल्तनत को पढ़ के आते हैं। जीके को बहुत तसल्ली से आप सबको पढ़ना है। ये वाले हमारे जो है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश जो है हमारे गुलाम वंश के अंदर हम लोग पढ़ के आते हैं। और पुस्तक का नाम है दिल्ली सल्तनत काल में तबाकत नसीरी की रचना जो किसने करी थी? तो आंसर हो जाएगा मिनास उस सिराज ने जो है इसकी रचना करी थी। भाषा अगर आप सबसे पूछेगा किस भाषा में रचना करी थी तो आंसर क्या कर दोगे? फारसी में। जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक आती है, इसका भी आप सब यहां से ध्यान रख सकते हैं, जियाउद्दीन बर्नी। और पुस्तक का नाम क्या? तारीख ए फिरोज शाही। क्या नाम ध्यान रखोगे? तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही की रचना जो किसने करी थी? तो जियाउद्दीन बर्नी ने करी थी। आमिर खुसरो जो है ये दिल्ली सल्तनत के कई राजाओं के दरबार में रहते हैं, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट नाम आ जाता है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, फिर हम लोग इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। सही कथन की पहचान कीजिएगा। सबसे पहला क्या लिखता है? रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड डेंसिटी ऑफ द वायर। तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और घनत्व पर निर्भर करता है। तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और घनत्व पर निर्भर करता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज सेम फॉर ऑल कंडक्टर। विशिष्ट प्रतिरोध सभी सूचकांकों के लिए सेम रहता है। रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है। एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, यानी विशिष्ट प्रतिरोध तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया रजिस्टिविटी के ऊपर। रजिस्टिविटी यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसको कह लिया है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी क्या कहता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। एल का मतलब यहां पे हो गया है लेंथ ऑफ वायर या लेंथ ऑफ कंडक्टर भी कह सकते हो। क्या लिख सकते हो इसको? लेंथ ऑफ वायर भी कह दीजिएगा या लेंथ ऑफ कंडक्टर भी हो गया है। एंड एरिया इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या नाम लिख दिया है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या हो गया दोस्तों? क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया है। ए का मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, आर का मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। डायरेक्टली का साइन हटाओगे तो इक्वल के साथ डेंसिटी आ जाता है आपका एल बटे ए। ये डेंसिटी हो गया मटेरियल की, डेंसिटी ऑफ मटेरियल। ये तो मटेरियल के हिसाब से चेंज हो सकती है, बाकी तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। बट यहां से एक चीज को देखते ही पता चल रहा है कि अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा उसी अनुपात में, अगर लेंथ घटेगी तो रेजिस्टेंस घटेगा। ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, फर्स्ट वन, एंड सेकंड रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऐसे एरिया के हिसाब से। तो यहां पे क्या है कि अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब। अगर एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यानी दो ही चीजों पर डिपेंड करता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। देन बताओ फिर इस क्वेश्चन का सही आंसर। पूछा भी तो सही स्टेटमेंट है ना। ये सही स्टेटमेंट हम लोगों को किस ऑप्शन में दी गई है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल। हाँ बिल्कुल, कैसे करेगा वो यहां पे इस फॉर्मूले से पता चल गया हमें। तो ऑप्शन क्या मार्क कर दोगे यहां से? ऑप्शन सी को सही आंसर मार्क कर देना है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, विच साइंटिस्ट सजेस्ट दैट द मैग्नेट मस्ट ऑल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। मैग्नेट मस्ट ऑल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि चुंबक को भी धारावाही चालक पर समान और विपरीत बल लगाना चाहिए? धारावाहिक चालक पर समान और विपरीत बल लगाना चाहिए। पहला ऑप्शन है माइकल फैराडे, आंद्रे मेरी एम्पियर, जोसेफ हेनरी, विलियम गिलबर्ट। तो चुंबक और चालक से हो गया है। यहां पे देखेंगे वैज्ञानिक सुझाव दिया चुंबक को भी धारावाही चालक। इंग्लिश में देखेंगे सजेस्ट दैट मैग्नेट मस्ट आल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग। तो करंट कैरिंग पे आप सबसे पूछा हुआ है, सही आंसर करंट को किस में मापते हैं? एम्पियर में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंद्रे मेरी एम्पियर। ऑप्शन जो होगा हमारा क्या हो जाएगा? 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत स्पीडली फटाफट से करते हैं हम लोग इन टेस्ट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाइएगा।
इन विच ईयर वॉज द एस्टीमेट कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किसका दोस्तों? प्राक्कलन समिति का गठन जो है वो किस वर्ष किया गया है? पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन जो है वो कब किया गया था? 1948 में, 1950 में, 1947 में और 1949 में। तो प्राक्कलन समिति का गठन जो है वो कब किया गया था? पहली बार 1950 में किया गया था। किसकी सिफारिश, क्या नाम पढ़ के आता है? जॉन मथाई। क्या नाम पढ़ के आते हो दोस्तों? जॉन मथाई। कौन थे भैया जॉन मथाई? फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे। कौन थे ये पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे किस भारत के? इंडिपेंडेंट इंडिया के। ध्यान रखना है, इंडिपेंडेंट में दो बातें आती है। अब इसको आगे बांट देते हैं हम लोग। एक अगर हम सबसे पूछेगा इंडिपेंडेंट, आजाद भारत के इंडिपेंडेंट, और एक हम सबसे पूछेगा रिपब्लिक भारत के। एक हम सबसे पूछेगा दोस्तों रिपब्लिक इंडिया के। जब भारत क्या हो गया था? गणतंत्र हो गया था। तो गणतंत्र भारत के पहले अगर आप सबसे फाइनेंस मिनिस्टर का नाम पूछेगा तो आंसर होगा जॉन मथाई। क्या नाम हो गया है? जॉन मथाई जो होगा वो सही आंसर हो गया, जॉन मथाई। और यहां पे पढ़ोगे इंडिपेंडेंट के, तो इंडिपेंडेंट में क्या आंसर कर देना आप सबको? आजाद भारत के पहले वित्त मंत्री का नाम क्या था? षणमुखम शेट्टी। षणमुखम शेट्टी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। षणमुखम शेट्टी आजाद भारत में, दोनों का नाम ध्यान रख लेना है। अब ये फाइनेंस से अगर आपका यहाँ पे पॉइंट आया, फाइनेंस फर्स्ट अगर आप सबसे पूछे कि फर्स्ट बजट जो है वो कौन पेश करे थे? भारत का पहला बजट जो है दोस्तों 7 अप्रैल 1860 को जो है भारत का 7 अप्रैल 1860 को भारत का पहला बजट जो है वो पेश किया गया था। 7 अप्रैल 1860 को भारत का पहला बजट पेश किया गया था। बता सकते हैं ये बजट किसने पेश करा था? 7 अप्रैल 1860 को भारत का पहला बजट जो है जेम्स विल्सन ने पेश करा था। किसने पेश करा था दोस्तों? जेम्स विल्सन ने। जेम्स विल्सन को क्या कहा जाता है? बजट का जनक कहा जाता है भारत में बजट का जनक जो है वो जेम्स विल्सन को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो इनमें से करेक्ट हो गई है। पहले नंबर पे लिखता है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL was incorporated 9 नवंबर 1960। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है 9 नवंबर 1967 को जो है इसको निगमित किया गया था। पहला ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन आप सबके लिए यहाँ पे हो गया है द खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड इन राजस्थान। खेतड़ी जो कॉपर कॉम्प्लेक्स है ये कहाँ पे हो गया, किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में। और थर्ड है हेडक्वार्टर ऑफ मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड इज लोकेटेड इन जयपुर। तीसरा क्या लिखते हैं? मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड जो है मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी, इसका मुख्यालय जो है कहां पे हो गया है? जयपुर में। तो सही स्टेटमेंट आप सबको यहां से बतानी है, फटाफट से आंसर करिएगा। खेतड़ी वाला तो राजस्थान में आप सबको पता है, यहां से क्या हो गया है? सही आंसर हो गया है। तो दूसरा पॉइंट तो खेतड़ी वाला कहां पे है? राजस्थान में, ये भी सही है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये वाला पॉइंट भी जो आपका सही है, लेकिन जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना आपका थर्ड वन जो एक्सप्लोरेशन वाला, ये गलत हो गया। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका मुख्यालय है नागपुर महाराष्ट्र में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे हो गया दोस्तों? नागपुर महाराष्ट्र में जो है इसका मुख्यालय हो गया है। यानी फर्स्ट और सेकंड पॉइंट तो हमारे सही है, यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो वो गलत है। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे अपना ऑप्शन चूज कर लेंगे। तो ऑप्शन क्या मार्क कर देंगे हम लोग यहाँ से? ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या लिखता है? विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आइडिया ऑफ फॉर ए वेलफेयर स्टेट। भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? कल्याणकारी राज्य का विचार है। पहला ऑप्शन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। संख्या में पहले 10 को शामिल किया गया था, फिर एक और आया। टोटल कितने हो गए? 11 मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार पहले कितने थे? 7 थे। एक संपत्ति को हटा दिया, अब संख्या में कितने बच गए हैं? 6। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रियम्बल, प्रस्तावना। तो बताना है कि भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है। देन ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, इसमें भारतीय किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार किया गया है। अगर भाग में पूछे आप सबसे तो भाग आंसर क्या कर देंगे आप सब? भाग 4 में। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं। अगर यहां से आप सबसे आर्टिकल पूछ ले, कौन से भैया?
आर्टिकल। तो क्या आंसर करेंगे आप सब? तो आर्टिकल कौन से हो गए? 36 से लेके 51 तक हो गए हैं। आर्टिकल 36 से लेके 51 तक हो गए हैं। और यहीं से भाग 4 कै भी हम लोग पढ़ के आते हैं, आगे मौलिक कर्तव्य में आर्टिकल भी पढ़ के आते हैं, 51 कै में हम लोगों को उनको जिक्र मिलता है। तो वो भी आप सब यहां से ध्यान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ऑप्शन हमारा यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन जो होगा ए सही आंसर हो जाएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी। नेक्स्ट देखो इसके बाद फिर क्वेश्चन नेक्स्ट क्या लिखता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 280, अनुच्छेद 280 के तहत जो है किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत जो है किसका गठन किया जाता है? महाधिवक्ता जो किसी स्टेट का होता है, महाधिवक्ता पढ़ के आते हो ना, किसी स्टेट का होता है ये महाधिवक्ता, ये आप सब ध्यान रखोगे। महाधिवक्ता से क्या होता है? 165 जो है इसका आर्टिकल हो गया है। अनुच्छेद अगर आप सबसे पूछ रहे हैं तो क्या आंसर कर दोगे? अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता स्टेट का होता है। भारत का पढ़ के आते हो तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं भारत के। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी हो गया है, वित्त आयोग हो गया है और राष्ट्रीय महिला आयोग हो गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, रेखा शर्मा नाम तो सुना है आप सबने। अगर ये भी यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सही आंसर क्या हो जाएगा? फाइनेंस कमीशन का जो है गठन होता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? तो आयोग जो अनुच्छेद है 280 के तहत इसका गठन होता है। यहां से अगर आप सबसे पूछा जाए कि पहली बार जो गठन कब हुआ था, तो क्या आंसर कर देंगे आप लोग? क्योंकि पहला वित्त आयोग जो वो कब गठित किया गया था? तो 22 नवंबर 1951 को जो है पहला वित्त आयोग गठन किया गया था। फर्स्ट में अध्यक्ष क्या पढ़ के आते हो? केसी नियोगी जो है इसके पहले अध्यक्ष पढ़ के आए थे, केसी नियोगी। अब आप सब कमेंट करिएगा, बताइएगा कि वर्तमान में जो है कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, 15वां 16वां 14वां कौन सा वित्त आयोग चल रहा है और उसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों? तो प्रेसिडेंट जो इसका गठन करते हैं। कितना कार्यकाल रहता है दोस्तों? इसका कार्यकाल कितना रहता है? 5 वर्ष के लिए जो इसका गठन किया जाता है, कार्यकाल 5 वर्ष, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या लिखता है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? पहला, इट वॉज क्रिएटेड इन 2005, इसे 2005 में बनाया गया था। हाँ बिल्कुल ये सही है। नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड NIF कह दिया है, इसको कब क्रिएट किया गया था? तो इसको 2005 में क्रिएट किया गया था। नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड क्रिएट कब किया गया था? 2005 में। दूसरा देखिएगा, 75% of its annual income was to be used for scheme promoting health, education and employment। हिंदी में देखिए क्या लिखता है, इसकी वार्षिक आय के 75% का उपयोग जो है स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं पे किया जाना था। बिल्कुल ये पॉइंट भी क्या है दोस्तों? इसका सही है। फर्स्ट वन भी सही है, सेकंड पॉइंट भी इसका सही है। थर्ड देखिएगा, इट वॉज डिजोल्व इन 2018, इसे 2018 में भंग कर दिया गया था, ये गलत हो गया है। 2 पॉइंट इसके बिल्कुल सही हैं। NIF नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड जो हो गया है, इसका गठन वर्ष 2005 में किया गया था और इसका जो भी इनकम आया उसका 75% का जो हिस्सा है, 75% वो किस पे खर्च किया जाना है? शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने के लिए खर्च किया जाना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट एंड सेकंड के लिए? ऑप्शन जो होगा दोस्तों इसका डी जो होगा वो सही आंसर होगा। आप सबको कमेंट करना है आपका स्कोर जो है यहाँ से क्या रहा। ऑप्शन क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? यहां से हमारा ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। भीमबेटका ए नोटेड साइट ऑफ द पैलियोलिथिक पीरियड इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? भीमबेटका पुरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है। जीएस थ्योरी के बुक में डिटेल से आप सबको बताया भी है कि पुरा पाषाण के स्थल कौन से हैं, नव पाषाण के स्थल कौन से हो गए हैं। तो भीमबेटका एक पुरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित हो गया है? पहला ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित एक गुफा है, नाम है बराबर की गुफा या बराबर की पहाड़ियां। तो वो आप सबसे अगर पूछेगा तो आप सब क्या आंसर कर देंगे? बराबर। तो ये बराबर की गुफाएं जो है ये किस राज्य में हो गई हैं? बराबर की गुफाएं केव्स जो है या किस राज्य में कहोगे? बराबर केव ये किस राज्य में हो गई है? बिहार राज्य में है। नेक्स्ट देखिएगा सही आंसर क्या है हमारा? मध्य प्रदेश। भीमबेटका की गुफाएं कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। इसके साथ साथ अगर आप सबसे पूछेगा कि बाघ की गुफाएं कौन सी दोस्तों? बाघ की गुफाएं जो है वो भी भारतीय किस राज्य में हो गई हैं? ये भी मध्य प्रदेश में हो गई हैं। उसके अलावा अगर आप सबसे कभी पूछे अजंता, अजंता ध्यान रखोगे, एलोरा, अजंता एलोरा ये कहां पे हो गई? एलिफेंटा,
अजंता एलोरा एलिफेंटा, ये कहाँ पे है? ये है महाराष्ट्र में। भारत के किस राज्य में दोस्तों? महाराष्ट्र में। ये हो गई महाराष्ट्र में। उसके बाद खजुराहो के मंदिर पूछता है चंदेल शासकों के द्वारा बनाए गए थे, भारत के किस राज्य में हो गए? मध्य प्रदेश में, चंदेल शासकों के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फिर इसके बाद देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड रिगार्डिंग द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 2022 में संबंध में सूची फर्स्ट और सूची जो सेकंड है इसका मिलान करना है। पहले नंबर पे लिखा है अर्जुन पुरस्कार। 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत होती है। लगातार पिछले 4 सालों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है। तो किसे मिला था अर्जुन पुरस्कार? उसके बाद है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो वो कोच को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार पढ़ के आते हैं हम लोग। देन उसके बाद देखिएगा द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम के लिए दिया जाता है एक। उसके बाद देखेंगे आप सब ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार भी जो है ना 2 अलग अलग श्रेणी में हम लोग पढ़ के आते हैं। ध्यानचंद पुरस्कार देखिए, एक तो ध्यानचंद हमारा हो गया है पुरस्कार, खेल पुरुष अवार्ड। एक आज अब जो है खेल रत्न अवार्ड भी पढ़ के आते हैं हम लोग। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये पहले किस नाम से भी जाना जाता था? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है इसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता था। अब मैच करना है। 2022 में अर्जुन पुरस्कार सीमा पूनिया को दिया गया था, जबकि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है जीवन ज्योत सिंह तेजा को दिया गया था। इन ऑप्शन में से अगर आप सब यहां से इसको मैच कर लेते हो, देखिएगा एक के साथ सेकंड ऑप्शन आएगा। तो एक के साथ सेकंड ऑप्शन जो है आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है और ऑप्शन नंबर डी में भी दिया जा रहा है। और उसके साथ देखेंगे बी के साथ फर्स्ट ऑप्शन जो है, तो बी के साथ फर्स्ट ऑप्शन जो है ये आपको इन दोनों में दिया जा रहा है। बी के साथ फर्स्ट। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है ये किसे मिला था दोस्तों? द्रोणाचार्य अवार्ड जो है ये दिनेश जवाहर लाल को दिया गया था, जबकि ध्यानचंद पुरस्कार जो है अश्विनी अकुंजी को मिला था। तो सी के साथ चौथा ऑप्शन, तो ये दिया गया आपको ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा यहां से? इसका डी जो है सही आंसर हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार पे क्वेश्चन पूछा है, अर्जुन पुरस्कार पे जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान देने वाला पॉइंट क्या हो गया दोस्तों? अब आप सबको इन बातों पे ध्यान दे लेना है। ध्यानचंद पुरस्कार भी है, कौन सा अवार्ड है, कब दिया गया है, कैसा दिया गया है। भारत का सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार अगर आप सबसे पूछेगा तो किसके नाम से था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। अब इसका नाम 2022 में चेंज करके किसी के नाम पे कर दिया गया है, तो ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। इसके साथ ही जो है आप सबको पता हो तो एक ट्रॉफी है जो पेपर में बहुत पूछी जाती है, जिसके बारे में आप सबको ध्यान रखना है। ट्रॉफी आगे क्वेश्चन भी आप सबको देखेगा, मौलाना आजाद ट्रॉफी। क्या नाम है? मौलाना आजाद ट्रॉफी। मौलाना आजाद। मौलाना आजाद कौन थे भैया? ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना आजाद। इनके नाम पर ट्रॉफी है। इंटर यूनिवर्सिटी है ये कौन सा गेम है? ये इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट है। इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट है। इसको कब स्टार्ट किया गया था? तो 1956 1956 में जो है इसको शुरू किया गया था। भारत के राष्ट्रपति जो है यूनिवर्सिटी के वीसी को, और जिस दिन खेल दिवस होता है 29 अगस्त को, ये पुरस्कार देते हैं। चलिए ऑप्शन आप सबको यहां से मिला। ऑप्शन डी जो होगा वो सही आंसर होगा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी को मार्क करना है भाई। ऑप्शन डी, ऑप्शन जो होगा हमारा डी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो जरा अगला क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, द एक्ट दैट इज ऑल्सो नोन एज मार्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी आता है, एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी आता है, एक मार्ले मिंटो, दोनों बड़े फेमस हैं। वह कौन सा अधिनियम है जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है? पहला भारत शासन अधिनियम 1935 1935 का, भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1909 का, रोलेट एक्ट 1919 का, और भारत शासन अधिनियम 1912 का। तो है नहीं, सही आंसर क्या होगा? इंडियन काउंसिल एक्ट 99 को जो है, इंडियन काउंसिल एक्ट 99 को क्या जाना जाता है? मार्ले मिंटो और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 पढ़ के आएंगे। और आप सबको पता 1857 की क्रांति के बाद जो है सबसे पहले आता है भारत शासन अधिनियम, 1858 पढ़ के आते हैं भारत शासन अधिनियम। और जो भारतीय संविधान बना था उसके ऊपर सबसे गहरा प्रभाव जो पड़ा था वो भारत शासन अधिनियम 1935 का रहता है। आंसर क्या करोगे यहाँ से? मार्ले मिंटो का आप सबसे पूछा 1909 का, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो 1919 का हो जाएगा। रोलेट एक्ट 1919 में आता है, 1919 का साल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। रोलेट एक्ट भी आता है और भारत में नेशनल व्यापी
नेशनल व्यापी, राष्ट्रव्यापी जो है फर्स्ट स्ट्राइक करते महात्मा गांधी। नेशनल, आप सब क्यों कह सकते हैं नेशनल मूवमेंट, महात्मा गांधी की तरफ से पहला जो है राष्ट्रव्यापी आंदोलन कौन सा था, ये किसके खिलाफ करा था, रॉलेट एक्ट के खिलाफ। इसके लिए वो हरियाणा भी आते हैं और हरियाणा में संभवतः उनकी सबसे पहली गिरफ्तारी जो है वो 8 अप्रैल 1919 को सबसे पहली गिरफ्तारी पलवल के रेलवे स्टेशन से होती है और ये इतिहास बन गया था पलवल रेलवे स्टेशन का, जो वहां बड़े से पत्थर के ऊपर लिखा भी हुआ है। फर्स्ट राष्ट्रव्यापी 1919 में जलियांवाला बाग भी होता है। 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है दोस्तों, जलियांवाला बाग भी हत्याकांड भी होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है, 13 अप्रैल 1919 को होता है। इसके लिए 1919 में हंटर आयोग का भी गठन किया जाता है। 1919 में खिलाफत मूवमेंट भी होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट साल रहा था भारतीय इतिहास के हिसाब से 1919 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट B1 विटामिन डिस्कवर इन 1897। पहले वाला कौन सा था भाई, B1 फोलेट था, बायोटीन था, राइबोफ्लेविन था या थायमीन था भैया। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया, विटामिन B1 थायमीन। सबसे पहला जो खोजा गया विटामिन बी जो 1897 में था, नाम क्या था उसका, तो थायमीन जो इसका नाम हो गया था। ऑप्शन क्या मार्क कर देंगे यहां से हम लोग, ऑप्शन डी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं इसके बाद, In which year did Albert Einstein predict a new state of matter, the Bose-Einstein? क्या नाम है, the Bose-Einstein condense। हम तो मैटर की 3 स्टेट पढ़ के आते हैं ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 पढ़ के आते हैं। क्या लिखता है यहाँ पे, अल्बर्ट आइंस्टीन प्रेडिक्ट ए न्यू स्टेट ऑफ मैटर, द बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट BEC बेस्ड ऑन ए क्वांटम फॉर्मुलेशन बाय द इंडियन फिजिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस। इंडियन फिजिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस, भारतीय भौतिक विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा किए दिए गए क्वांटम सूत्रीकरण फॉर्मूले के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस वर्ष में पदार्थ की एक नई अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंस्ड का अनुमान लगाया था। साल पूछा हुआ, इस तरह के क्वेश्चन काफी मुश्किल भरे हो जाते हैं भैया, लेकिन बोस का नाम है सत्येंद्रनाथ बोस, तो आप सब ध्यान रख सकते हैं। और भारत को फिजिक्स का सबसे पहला नोबेल जो है, फिजिक्स फर्स्ट नोबेल भारत को कब मिलता है दोस्तों, आंसर ध्यान रखेंगे, वर्ष 1930 में भारत को पहला नोबेल मिलता है। किसको मिला था, CV रमन। क्या नाम है, CV रमन। क्या काम कर दिया था भैया रमन ने, CV रमन ने दोस्तों रैमन इफेक्ट डिस्कवर करा था। क्या डिस्कवर करा था, रैमन इफेक्ट डिस्कवर करा था। कब की बात है सर, बात है 28 फरवरी 1928 की। अच्छा जी, 28 फरवरी को फिर कौन सा दिवस मनाते हैं मेरे दोस्तों, 28 फरवरी को दिवस मनाया जाता है भारत में नेशनल साइंस डे। कौन सा डे मनाया जाता है भारत में, नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। ध्यान रखोगे, नेशनल साइंस डे इसी डिस्कवरी से जुड़ा हुआ हो गया है, नेशनल साइंस डे। CV रमन रमन इफेक्ट डिस्कवर करते हैं 1930 में, जो इनको नोबेल प्राइज दिया जाता है। फिजिक्स का नोबेल पाने वाले पहले भारतीय हो गए थे और इनको 1954 में जो है भारत रत्न भी दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पाने वाले पहले में CV रमन हो गए हैं। आपके नाम ध्यान, सी राजगोपालाचारी हैं, ये भी नाम ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ जो है सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन को जो 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन एशियन पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स रिलीज्ड बाय द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इन जनवरी 2021। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जनवरी 2021 में जारी किए गए एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में भारत की जो है वो रैंक क्या थी, तो भारत की रैंक 10वीं थी, 10th रैंक थी, 10वें स्थान पर जो है भारत इसमें रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्या लिखता है, बहुत सारे स्टेटमेंट के क्वेश्चन आए हुए हैं, पूछो देखो जरा क्या लिखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसको STD कह दिया है। यौन संचारित रोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन और विकल्प जो है वो सही है। पहला स्टेटमेंट फर्स्ट, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू एन अनइन्फेक्टेड पर्सन थ्रू सेक्सुअल कंटैक्ट। पहला पॉइंट क्या लिख दिया है यहाँ पे, यौन संचारित रोग किसी संक्रमित व्यक्ति से असंक्रमित व्यक्ति में यौन संपर्क के माध्यम से संचारित होने वाला संक्रमण है। क्या सही है, हाँ जी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए कर देते हैं, हाँ सही। सेकंड देखो, HIV HPV एंड हेपेटाइटिस B वायरस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर STD। तो HIV एड्स हो गया जैसे, तो इसी से एग्जांपल से जो है ये कथन बी भी जो है यहाँ पे क्या हो गया सही। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर हो जाएगा, दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो इस क्वेश्चन में सही हो गई है। बोथ स्टेटमेंट A एंड B आर करेक्ट।
दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन में वो हमारी सही आंसर हो गए। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले आपने देखे होंगे, ये पूरा हमारा सेट है और इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाते हैं। तो बड़ी स्टेटमेंट देख के छोड़ना नहीं है, बहुत आसान सी बात लिखी हुई है। जिसको HIV एड्स के बारे में पता है वो दोनों क्वेश्चनों का आंसर यहाँ से, यानी दोनों स्टेटमेंट का आंसर यहाँ से दे सकता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट के ऊपर आते हैं हम लोग। What do you call the type of drug that mimic the natural messenger by switching on the receptor? आप उस प्रकार की औषध या ड्रग को क्या कहते हैं जो प्राकृतिक संदेश वाहक की नकल करके ग्राही को सक्रिय कर देते हैं? प्रति अवसादक, अवसादक, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। तो उसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? एगोनिस्ट कहा जाता है। क्या नाम दिया गया है? एगोनिस्ट। तो क्या ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का सी सही आंसर हो जाएगा। किस नाम से जाना जाता है? तो उसको एगोनिस्ट के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ जरा। नेक्स्ट देखो, उस प्रकार के मौसम की पहचान कीजिएगा जो भारत के 4 मौसमों का हिस्सा जो है नहीं है। एक चीज तो मेरी बात आप सब 100% गांठ बांध दीजिएगा इसकी कि नोट वाला क्वेश्चन आप सबको आपके पेपर के 25 के सेट में जरूर देखने को मिलेगा। नोट वाला स्टेटमेंट को इसीलिए आप सबकी प्रैक्टिस हो रही है कि आप सब इस चीज पे जरूर ध्यान लीजिएगा कि नोट वाले क्वेश्चन के लिए हम लोगों को स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। आइडेंटिफाई ए टाइप ऑफ सीजन दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द 4 सीजन ऑफ इंडिया। भारत के जो 4 मौसम उनमें से एक नहीं है। सर्दी का मौसम भारत में आता है, गर्मी का मौसम आता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून भी आती है, लेकिन दक्षिण पूर्वी मानसून जो है वो नहीं आती है। इसलिए ऑप्शन क्या मार्क करेंगे भैया यहाँ से? ऑप्शन जो होगा डी जो होगा हमारा सही आंसर होगा। मानसून जो है भारत में सबसे पहले फर्स्ट वीक ऑफ जून आती है। मानसून, मानसून का ध्यान रखोगे, मानसून सीजन की शुरुआत जो है मानसून फर्स्ट वीक ऑफ जून में मानसून आती है। और किस राज्य में सबसे पहले आती है? फर्स्ट वीक ऑफ जून। और राज्य का नाम अगर आप सबसे पूछे तो क्या ध्यान रखोगे? केरला। केरल में सबसे पहले मानसून आती है। भारत में उत्तर भारत की खास करके बात करते हैं, नॉर्थ इंडिया की। नॉर्थ इंडिया में जो बारिश होती है 80% बारिश एक मानसून की वजह से आती है, बाकी 20% बारिश जो है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण आती है। जो ये बारिश का मौसम लिखा हुआ है ये सर्दियों की बारिश हम लोग यहाँ पे इसको बोलते हैं। ये सर्दियों में आने वाली बारिश है, कोल्ड वेदर। ये सर्दियों की बारिश हो गई है दोस्तों। 20% यहां से आती है। और किस महीने में आती है? तो आमतौर पर ये जनवरी फरवरी महीने में जो ये बारिश देखने को मिलती है। और स्थानीय भाषा में जो लोकल लैंग्वेज में जो है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो लोकल लैंग्वेज में जो इसको मावट कहा जाता है। क्या कहते हैं? खास करके राजस्थान हरियाणा जैसे राज्यों में जो इसको मावट के नाम से जाना जाता है। बाकी मानसून के कारण होती है 80% बारिश जो संपूर्ण भारत में होती है। 20% दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण जो है वो बारिश आती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां से, ये भी देखो आप सबका यहाँ पे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हो गया। पढ़ो क्या लिखता है स्टेटमेंट में। Which of the following statement are correct regarding the benefit of the retired president of India? भारत के सेवानिवृत्त राष्ट्रपति के लाभों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? राष्ट्रपति के जो सेवानिवृत्त रिटायरमेंट के बाद के जो बेनिफिट है उन पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या लिखता है? भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी 2.5 लाख मासिक पेंशन के हकदार होंगे। अच्छा जी। उसके बाद एक अतिरिक्त वे एक निजी सचिव, एक निजी सहायक, एक अतिरिक्त निजी सचिव, 2 चपरासी, प्रतिवर्ष 1 लाख तक के कार्यालय व्यय सहित एक सचिवीय स्टाफ के हकदार होंगे। वे रेल, हवाई या स्टीमर द्वारा एक व्यक्ति के साथ भारत में कहीं भी उच्चतम श्रेणी की निःशुल्क यात्रा के भी हकदार होंगे। तो बिल्कुल ये तीनों के तीनों पॉइंट जो वो सही हैं। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से? इसका ऑप्शन जो होगा डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। तीनों के तीनों के हकदार होंगे। तो देखने से लगता है कि इतना सब कुछ, हाँ, तो भारत के पहले नागरिक होते हैं, फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया होते हैं, भारत के पहले नागरिक के रूप में उन्होंने कार्य किया होता है। सर्वोच्च कमांडर होते हैं, सभी सेनाओं के प्रमुख के रूप में हम लोग उनको पढ़ के आते हैं, भारत के राष्ट्रपति महामहिम। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट्स द कंट्रीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ HDI? HDI का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI का मतलब क्या हो गया दोस्तों? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया। जारी कौन करता है? तो UNDP के द्वारा इसको जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। UN से मतलब क्या हो गया? यूनाइटेड, N से मतलब क्या हो गया? नेशन, D से मतलब हो गया डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए जो है इसको, वो जो है इसको जारी करते हैं।
यूएनडीपी जो है इसको जारी करता है। कौन सा विकल्प सितंबर 2022 में जारी एचडीआई के अवरोही क्रम में देशों का सही ढंग से दर्शाता है? पहले नंबर पे, अगर आपको केवल एक ही पता है इसमें, अगर आप सब जानते हैं कि भैया यूएनडीपी 2022 में जो पहले नंबर पे एचडीआई में रहा था वो स्विट्जरलैंड था, तो आप सबका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा देश रहा था? स्विट्जरलैंड का। अगर आप सबको पता है तो फिर आप सब इसका आंसर कर सकते हैं कि स्विट्जरलैंड पहले नंबर पे था। इसकी वजह से जो है ये सभी गलत हो जाएंगे, क्योंकि इसमें स्विट्जरलैंड यहाँ पे है, ठीक है, इसमें दूसरे नंबर पे है, इसमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो केवल ऑप्शन जो होगा हमारा फिर इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर हो जाएगा? यहाँ से ऑप्शन ए जो होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ फिर इसके बाद। नेक्स्ट देखो जरा, यहाँ पे भी पूरी स्टेटमेंट के साथ है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एग्रीकल्चर इन इंडिया आर करेक्ट। पहचाने कि भारत के में कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? कृषि के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला, रबी क्रॉप्स आर शोन इन इंडिया फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्ट फ्रॉम अप्रैल टू जून। हिंदी में देख लो, भारत में रबी की फसलें, पहला तो ये नहीं पता होता रबी की फसल कौन सी होती है, ये दो अल्फाबेट से मिलकर बना है हिंदी में, और हिंदी में दो अल्फाबेट से कौन सी फसल लिखते हो? गेहूं लिखते हो। तो जो गेहूं या गेहूं के साथ बोई जाने वाली जो सभी फसलें हैं वो रबी की फसलें होती है। तो क्या गेहूं जो है वो अक्टूबर दिसंबर में बोया जाता है, अक्टूबर से दिसंबर तक, और अप्रैल से जून में काटा जाता है? क्या ये बात बिल्कुल सही है? तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही। नेक्स्ट देखो, भारत में रबी के दौरान उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें जो धान, मक्का, चना, सोयाबीन और सरसों हो गई। सरसों तो उगाया जाता है, पर क्या धान भी उगाया जाता है? इसको तो याद ही ऐसे करा है हमने, धान को चावल है हमारा, धान चावल है, और 3 अल्फाबेट की हमारी कपास भी है, और 3 अल्फाबेट में जो है हमारा शब्द जो हिंदी में बनता है वो खरीफ बनता है। क्या बनता है मेरे दोस्तों? खरीफ की फसल है। तो बताओ जरा, खरीफ की फसल है चावल और कपास, तो इसलिए क्या आप दूसरा पॉइंट सही करोगे? ना, बिल्कुल सही नहीं करेंगे सर। ऑप्शन 2 को क्या कर दोगे? यहाँ से क्रॉस कर देना है, ऑप्शन 2 यहाँ से कट जाएगा। ओस, अमन और बोरो असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में धान की 3 फसलें हैं। हाँ, ये सही है। ओस, अमन और बोरो, ये आप सबको कुछ नया सीखने को मिला है। ओस, अमन और बोरो, असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की जो है 3 फसलें हो गई हैं। ठीक है, अगर आप सबको यही पहचान लेना दूसरा, तो आप सब तीसरा ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी एक ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें कोई अकेला दे रखा हो कि केवल एक ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि तीनों की तीनों ठीक है, इसमें फर्स्ट थर्ड, इसमें सेकंड थर्ड, इसमें फर्स्ट सेकंड, तो सब में 2-2 तो कम से कम है। और आपने देख लिया कि दूसरा तो 100% गलत है, क्योंकि धान लिख रखा था, और जो धान है हमारी किसकी फसल हो गई है? ये खरीफ की फसल हो गई है धान। इसलिए हम लोग इसको तो क्या कर देंगे? यहाँ से गलत कर देंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का? बी जो ऑप्शन होगा वो सही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन? बी, फर्स्ट एंड थर्ड जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग यहाँ से। Which state recorded the lowest literacy rate in 2011 सेंसस? 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम रही थी? किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम रही थी? यानी लिटरेसी रेट के हिसाब से यहाँ पे पूछ लिया साक्षरता दर, तो दोनों ही बता दो मुझे। एक मैक्सिमम बता दो, सर्वाधिक जो है साक्षरता दर भारत के किस राज्य की रही थी? मैक्सिमम। और एक मिनिमम भी बता दो साक्षरता दर के हिसाब से कि सबसे कम किसकी रही थी और सबसे ज्यादा जो है वो किस राज्य की रहती है। इसी के हिसाब से जो है आप सेक्स रेशियो में बता दीजिएगा, लिंगानुपात में। सेक्स रेशियो में जो है मैक्सिमम भारत का कौन सा राज्य रहा? सबसे ज्यादा लिंगानुपात जो है वो किस राज्य का रहा? मैक्सिमम। और मिनिमम जो है वो किस राज्य का रहा? मिनिमम। चलिए एक और बता दीजिएगा, पॉपुलेशन के हिसाब से, आबादी के हिसाब से जो है भारत के किस राज्य में पॉपुलेशन जो है सर्वाधिक रही, और सबसे कम जो है पॉपुलेशन किस राज्य में रही? मैक्सिमम। और मिनिमम जो है पॉपुलेशन भारत के किस राज्य में रहती है? मिनिमम। एक पॉपुलेशन डेंसिटी का बता दीजिएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी वही सेम, मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी किस राज्य की है और मिनिमम जो है पॉपुलेशन डेंसिटी भारत की किस राज्य की? करो फटाफट से आंसर इन सब क्वेश्चन के। तो सबसे ज्यादा यहां से शुरू करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा भारत की किस राज्य की है? बिहार की है। बिहार की जनसंख्या घनत्व जो है वो क्या हो गया? सबसे ज्यादा 1106 लोग जो है किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। सबसे कम जो है वो किस राज्य का हो गया दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश का हो गया। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का हो गया? अरुणाचल का हो गया। 17 लोग जो वो 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। पॉपुलेशन सबसे ज्यादा आबादी जो वो किस राज्य की हो गई है? उत्तर प्रदेश की। और सबसे कम आबादी जो वो किस राज्य की हो गई है? सिक्किम की। सबसे ज्यादा आबादी किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश की। सबसे कम किसकी है? सिक्किम की। सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा किस राज्य का है? केरल का है सबसे ज्यादा। और सबसे कम जो है वो किस राज्य का रहा? हरियाणा का। सबसे ज्यादा केरल का, सबसे कम हरियाणा का रहा। और साक्षरता दर जो है वो भी सबसे ज्यादा किस राज्य की है? केरल की है।
और सबसे कम पूछेगा साक्षरता दर किस राज्य की, तो क्या आंसर कर देंगे, बिहार की साक्षरता दर जो वो सबसे कम हो गई है। तो हमारा सही आंसर जो होगा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से दोस्तों, इस क्वेश्चन का बी जो ऑप्शन होगा 21st क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ से बी। चलिए आगे बढ़िएगा, फिर इसके बाद बी नहीं, ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, इसके बाद बी मतलब बिहार हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से घावों में अत्यधिक रक्तस्राव होता है? डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉजेज एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम वुंड्स। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से जो है घावों में अत्यधिक रक्तस्राव होता है? बताओ किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के। तो यहां से आप सबसे क्वेश्चन जो वो इस हिसाब से भी पूछा गया है कि भाई मतलब साइंटिफिक नेम भी थे और घाव। तो विटामिन जो है के, रक्त का थक्का बनने में कौन, अगर ऐसा बोल दिया जाए हिंदी में, रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन जो है वो सहायक है, रक्त का थक्का। या अगर आप सबसे पूछ लिया जाए ब्लड क्लॉटिंग, तो भैया आंसर क्या करोगे? सर आंसर विटामिन के करेंगे हम लोग। क्या आंसर करना दोस्तों यहाँ से? विटामिन के जो है आप सबको यहाँ से आंसर कर देना। ऑप्शन किस पे जाएंगे हम लोग? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, विटामिन के। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। फिर हम इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। स्टेटमेंट करेक्ट कौन सी है? 3-4 क्वेश्चन हो गए स्टेटमेंट वाले। रिगार्डिंग चेंज टोटल पेंशन योजना स्कीम APY डन इन 2022। 2022 में अटल पेंशन योजना में किए गए परिवर्तनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? पहला, अकॉर्डिंग टू द न्यू क्राइटेरिया एनी सिटीजन हु इज और हैज बीन इन इनकम टैक्स पेयर शैल नॉट बी एलिजिबल टू जॉइन APY आफ्टर 1 अक्टूबर 2022। नए मानदंड के अनुसार कोई भी नागरिक जो आयकर दाता है या रहा है 1 अक्टूबर 2022 के बाद APY अटल पेंशन योजना में शामिल नहीं होगा। दूसरा, अभिदाताओं को 80 साल की उम्र में 1000 या 2000 या 3000, 4000 या 5000 की न्यूनतम पेंशन की गारंटियां बिल्कुल स्टार्टिंग 1000 से होगी। ये पॉइंट तो है यहां पे लिखता है न्यूनतम क्या 5000 पेंशन, वो भी किस साल में? 80 साल तक नहीं, 80 साल वाले के लिए। एज पर द न्यू रूल्स सब्सक्राइब कैन मेक कॉन्ट्रीब्यूशन टू APY ऑन ए मंथली बेसिस। नए नियमों के अनुसार केवल मासिक आधार पर ही APY में योगदान कर सकते हैं, मासिक आधार पर अभिदाता ना। ऑप्शन जो होगा ए सही आंसर हो जाएगा, डी सही आंसर हो जाएगा। केवल ए वाला जो पॉइंट लिखा गया यहाँ पे वो हमारा इसका सही आंसर हो गया। नए मानदंड के अनुसार कोई भी नागरिक जिसने टैक्स दिया है या जो टैक्स दे रहा है वो 1 अक्टूबर 2022 के बाद जो है APY में शामिल होने का पात्र जो है वो नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या मार्क कर देंगे यहाँ से? ऑप्शन जो होगा हमारा इसमें डी जो होगा वो सही, ए सही मतलब डी बात ए वाली सही होगी, ऑप्शन डी वाला हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो इसके बाद, Which of the following is considered as capital expenses? निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत व्यय माना गया है? पूंजीगत व्यय, पेंशन पूंजीगत व्यय है, वेतन का भुगतान, सब्सिडी ना, स्कूल की इमारत का निर्माण करवाना, ये हो गया है बिल्कुल, ये थोड़ी हो गए। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? कैपिटल एक्सपेंस कौन सा? खर्चा। कैपिटल एक्सपेंस मतलब कोई बिल्डिंग का निर्माण, वो कैपिटल का क्या हो गया? एक्सपेंस हुआ है, ये नहीं हुआ है। पेंशन, वेतन भुगतान, सब्सिडी नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? डी जो होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, A light bulb working on a 18 volt battery draws a current of 3 ampere. What will be the resistance of the bulb? हम लोग आज ही क्लास में पढ़ गए हैं, साइंस से दूसरा न्यूमेरिकल आप सबको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक हम लोग पढ़ के आए थे, रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर। दोनों को एक साथ लिखते हैं तो क्या रिजल्ट बन के आता है? रेजिस्टिविटी डायरेक्टली L है और इनवर्सली ए हो गया है। जब इक्वल के साथ कांस्टेंट का एक साइन आता है तो लेंथ बटे में एरिया, ये इसका ए का मतलब क्या होता है? डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। क्या होता है मेरे दोस्तों? डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। और आर का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया है। एक तो ये फॉर्मूला। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? एक हम लोग पढ़ के ओम्स लॉ के अनुसार ध्यान होगा, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू IR। V इज इक्वल टू क्या पढ़ के आते हो? IR। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या दे रखा है? 18 वोल्ट की बैटरी है, वोल्टेज कितना दे रखा है? 18 वोल्ट दे रखा है। सेकंड वन 3 एम्पियर की विद्युत धारा है, I जो वो कितना दे रखा है? 3 एम्पियर दे रखा है। निकालना क्या है? रेजिस्टेंस निकालना है। तो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? बताओ, इस फॉर्मूले से निकल जाएगा ओम्स लॉ के अनुसार। जैसे R को कैलकुलेट करके लेके आओगे तो क्या हो जाएगा? V अपॉन में I,
V अपॉन में आए, वोल्ट कितना है 18, आय कितना है 3, काटा पेटी करोगे कितना आंसर दे देगा 6, और आर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई ओम, तो 6 ओम जो होगा मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन पे आप सबको जाना है यहाँ से, ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज का हमारा 25 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा, और अपना जो स्कोर आप सबका रहा वो कमेंट जरूर करिएगा कि आपका स्कोर जो है यहाँ से कितना रहा। मिसलेनियस टाइप पूरा मिक्स क्वेश्चन जो हम लोगों ने यहाँ से इसमें शामिल किए गए हैं। आप सबको आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।